Assalamu alaikum, my dear students. We are going to start organic chemistry second year chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 यानी फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प किस्म का चैप्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। फंडामेंटल मीन बेसिक प्रिंसिपल्स, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस क्या है, बेसिक्स क्या हैं, फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं, वो इस चैप्टर में देखेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि 200 ईयर्स अगो, 200 साल कबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से सेपरेट हुए थे, यानी डिस्टिंग्विश हुए थे, डिस्टिंक्टिव हुए थे। ये मालूम पड़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ओल्ड डेफिनेशन हम देखेंगे। शुरू में इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे, इसलिए इनका नाम रखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द वर्ड ऑर्गेनिक इज ड्राइव फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड विच आर रिसीव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो नॉन लिविंग सोर्सेज यानी मिनरल्स वगैरह से ज़ेरे ज़मीन निकलते थे, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की देखेंगे एग्जांपल्स। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ढेर सारी मिसालें आज, जैसे अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, अल्कोहल्स हैं, इसी तरीके से अल्काइल हैलाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, हमारे पास इनऑर्गेनिक में जो है वो कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, एसिड्स हैं, बेसिस हैं, साल्ट्स हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो ओल्ड डेफिनेशन क्या थी ऑर्गेनिक compounds की? The compounds which are obtained from living organisms and the compounds which are obtained from non-living sources और mineral sources ज़ेरे ज़मीन से निकलते हैं, वो कौन से थे? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। फिर आई जी वाइटल फोर्स थ्योरी जो कि बर्जिलियस ने पेश की और वॉलर ने रिजेक्ट कर दी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल का मतलब होता है जिंदा। जैसे कुछ केमिकल रिएक्शंस इंसान में होते हैं, यानी जिंदा जानदारों में होते हैं, वो बेजान जगहों पे नहीं हो सकते हैं। जैसे दिमाग एक जिंदा चीज़ है, सोचने का अमल ये जिंदा जानदार के अंदर ही हो सकता है। सोचने का थिंकिंग प्रोसेस जो है ये नॉन लिविंग चीज़ों में नहीं होता, तो इसको हम कहेंगे ये एक वाइटल, इसके लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए, एक जिंदा फोर्स चाहिए। तो वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनको बनाया जा सकता है। इनको लेबॉरेटरी में आर्टिफिशियल मीडियम पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। दिस थ्योरी was proposed by Berzelius and this theory was named as vital force theory। इसको वॉलर ने, फ्राइड्रिक वॉलर ने रिजेक्ट कर दिया था। कैसे? उसने एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका नाम था अमोनियम सायानेट NH4CNO, इससे यूरिया बनाया था जिसको हम NH2 twice CO NH2 twice CO या CONH2 twice लिख लें। ये यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मैमल्स के यूरिन में होता है और मैमल्स के अंदर बनता था। इसने लेबॉरेटरी में बना के ये साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द आर्टिफिशियल मीडियम इन द लेबॉरेटरी एट नो वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दैम, यानी वाइटल फोर्स के बगैर भी बनाए जा सकते हैं, लिविंग बॉडी के बाहर भी बनाए जा सकते हैं। तब से लेके अब तक हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर्टिफिशियल मीडियम में बनाए जा चुके हैं। इस तरह फ्राइड्रिक वॉलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अब हम देखेंगे ओल्ड डेफिनेशन की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, वो तो गलत होगी। अब मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होगी बच्चों? मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी कि हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे कि हमारे पास अल्केन्स हैं, जैसे मीथेन है, जैसे ईथेन है, वगैरह वगैरह। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के सिर्फ बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तमाम हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके डेरिवेटिव्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब डेरिवेटिव कैसे बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का? आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, जैसे मैंने मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो ये मिथाइल बन गया। इसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा दें, जैसे हैलोजन लगा दें तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इसके साथ अगर आप OH ग्रुप लगा दें तो ये मेथनॉल या मिथाइल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा।
यानी ये मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड्स इनऑर्गेनिक होते हैं, मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, राइट। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो द हाइड्रोकार्बन और द डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स विच आर नाइदर हाइड्रोकार्बन नॉर दियर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ तो ना तो वो हाइड्रोकार्बन हूँ ना उनके डेरिवेटिव हूँ, उनको क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के तो हैं लेकिन उन्हें ऑर्गेनिक नहीं समझा जाता। उसकी मिसाल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अलावा हमारे पास कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं जैसा कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, वगैरह वगैरह। इनको क्यों नहीं बोला जाता ऑर्गेनिक? इसकी बुक में लिखा है कि हिस्टोरिकल और कन्वेंशनल रीजंस। हिस्टोरिकल तारीखी, कन्वेंशनल रिवायती रस्म, यानी एक कन्वेंशन, एक रिवाज पड़ गया कि इनको इनऑर्गेनिक कहना तो कहना है। लेकिन आप ये देखें कि दीज कंपाउंड्स आर नाइदर हाइड्रोकार्बन नॉट दियर डेरिवेटिव, सो दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, क्या होगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द हाइड्रोकार्बन्स और दियर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जो उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंट करते हैं। नंबर 1 पे है पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की नेचर बड़ी पेक्युलर, बड़ी मखसूस, बड़ी स्पेसिफिक होती है। कार्बन के टोटल एलिमेंट है अब तक 118। कार्बन के इतने अकेले के कंपाउंड हैं कि बाकी 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड मिलाकर भी कार्बन के कंपाउंड से कम है। इन कार्बन के कंपाउंड मिलियंस में हैं। इसकी वजह क्या है? पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की नेचर दूसरों से डिस्टिंग्विश है। कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन चौथे ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल में, इसका सिंबल C है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है। वैसे 3 आइसोटोप होते हैं, 13, 14 वाला भी, लेकिन मोस्ट अबंडेंट 12 है तो हम उससे 12 ही एटॉमिक मास लेते हैं। तो एक तो ये कैटिनेशन करता है जिसे जंजीर साजी कहते हैं। हम डिफाइन करेंगे कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यानी कैटिनेशन का मतलब है कार्बन लिंक्स विद कार्बन। इस तरीके से ये लंबी लंबी स्ट्रेट चेन्स बनाता है, ये ब्रांच चेन्स बनाता है, ये रिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, इसे कैटिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस कंपाउंड, ये एक पेंटेन है, ठीक है, इसके साथ बाकी आपने हाइड्रोजन जोड़ लेने हैं इसकी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करने के लिए। बच्चों देखिए ये एक पेंटेन है, ये स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल पेंटेन इसे कहेंगे। अब इसकी एक आप ब्रांच लगा लें, ये 4 ऐसे जोड़े। एक आपको पता है ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट जिसे बोलते हैं, असल में हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ये CH3 लगाया है, इसलिए इसे सब्स्टिट्यूएंट या इसे ब्रांच कहते हैं। ये हमेशा नॉन टर्मिनल कार्बन पे होती है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये लास्ट है, तो ये टर्मिनल, ये एंड्स पर है, ये किनारों पर है, तो ये नॉन टर्मिनल कार्बन पे होती है, इसे सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बोलते हैं। अच्छा, ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, जैसे बेंजीन का रिंग होता है, आपको मालूम है, कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है जी, तो इसको कैटिनेशन कहते हैं। नंबर 2 मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन कैन मेक सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, कार्बन कैन मेक डबल बॉन्ड विद कार्बन, कार्बन कैन मेक ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन, इसको आप कहते हैं अल्केन्स कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं। फिर कार्बन कैन मेक सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, कार्बन कैन मेक डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, कार्बन कैन मेक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विद नाइट्रोजन। तो इस तरीके से सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ ये बॉन्ड बनाता है, ये हैलोजेंस के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है, इस वजह से भी इसके कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पहला फीचर हो गया। नंबर 2 फीचर क्या है? नॉन आयोनिक कैरेक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इनमें आयोनिक कैरेक्टर नहीं होता, होता भी है तो लेस होता है। इसकी वजह क्या है? कार्बन ग्रुप नंबर 4A में है पीरियोडिक टेबल के, इसकी वैलेंसी 4 है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ये शेयरिंग करता है। वो एटम्स जो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड पे हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स देकर मतलब उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और इंतहाई जो राइट पे एक्सट्रीम पीरियोडिक टेबल में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। कार्बन इज इन द मिडल, सो इट वांट्स टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट, इसलिए ये कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस में है, फिर हम इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे समझेंगे कैसे? तो बच्चों इसका जवाब ये है कि कार्बन में सिमिलैरिटी इन बिहेवियर है। कार्बन में होमोलोगस सीरीज पाई जाती हैं, कार्बन में होमो सेम लोगस एक ही तरह की सीरीज पाई जाती है। व्हाट इज दिस होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज, राइट, होमोलोगस सीरीज पाई जाती है। अच्छा, जैसे अल्केन एक पूरी होमोलोगस सीरीज है, अल्कीन एक सीरीज है, अल्काइन एक सीरीज है, अल्कोहल एक सीरीज है, इसी तरीके से अल्काइल एलाइड एक सीरीज है,
एल्डिहाइड्स एक सीरीज़ है, कीटोन्स एक सीरीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड एक सीरीज़ है। बच्चों ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक क्लास होती है जिसके दो मेंबर्स में मालिकुलर फार्मूला में CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, और एटॉमिक मास में 14 AMU का डिफरेंस होता है, वगैरह वगैरह। आप देख लीजिए। अब देखें ये है CH4 मीथेन, ये है C2H6, ये है C3H8। आप देखें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। CH2 का कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 और 2 का 2 होगा, तो ये 14 का होगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे भी इसके दो कंसेक्टिव मेंबर या जो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट मेंबर्स हैं उनमें CH2 फार्मूले का डिफरेंस है और 14 एटॉमिक मास यूनिट का फिगर। इसको आप बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ में एक ही जनरल फार्मूला होता है। जैसे अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, इस यानी इनका एक ही जनरल फार्मूला होता है। अल्कीन का CnH2n है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, इनका वे ऑफ सिंथेसिस या इनकी जो प्रीपरेशन का मेथड है, मेथड ऑफ प्रीपरेशन, वो भी सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होती जाती हैं, वो भी एक सीक्वेंस से एक सीरीज से चेंज। तो ये हो गया। अब हमें कार्बन के मिलियन कंपाउंड्स को स्टडी करने के बजाय हम एक होमोलोगस सीरीज़ के एक मेंबर को स्टडी करते हैं और हम कहते हैं कि बाकी मेंबर्स का भी ऐसे ही केमिकल रिएक्शन होंगे, ऐसे मेथड ऑफ प्रीपरेशन होगा, ऐसे ही जनरल फार्मूला होगा, ये वगैरह वगैरह। अच्छा जी, कंप्लेक्सिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाईली कम्प्लेक्स होते हैं। आप ज़रा देखिए स्टार्च को। स्टार्च प्लांट्स में पाई जाती है, इसे उर्दू में निशास्ता कहते हैं। प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज की स्टोरिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। एनिमल्स में इसके पैरेलल होता है ग्लाइकोजन, वो भी उसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये एक पॉलीसैकेराइड है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। इसका हम जनरल फार्मूला लिख सकते हैं C6H10O5N, यानी इतने रिपीटिंग थाउजेंड हो सकते हैं इसमें ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट्स। जब भी दो ग्लूकोज जुड़ते हैं एक वाटर मालिक्यूल रिमूव हो जाता है जिसे कंडेंसेशन रिएक्शन। अब प्रोटीन को देख लें। प्रोटीन्स जो है वो भी हाईली कम्प्लेक्स होती हैं। प्रोटीन्स के अंदर भी बच्चों अमाइनो एसिड्स की तादाद डिफरेंट होती है। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है हमारे जिस्म में, उसमें 51 अमाइनो एसिड्स हैं। हमारे पास है जी हीमोग्लोबिन, हमारे रेड ब्लड सेल में एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरियर है, उसमें 574 अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड्स की तादाद तो ये कम्प्लेक्स होती है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है। आइसोमेरिज्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। इस वजह से भी कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। इससे कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसो मीन सेम, बार मीन यूनिट। कार्बन की ये खसूसियत है या कार्बन के कंपाउंड्स की ये खसूसियत है कि ये आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। आइसोमेरिज्म को मैं डिफाइन करूँगा, 2 or more compounds having same molecular formula but different structural formula are called as isomers of each other, and this phenomena is said to be isomerism. Look at this compound. This is butane, carbon 1, 2, 3 and 4. This is normal butane, this is straight chain butane. Look at this, C, and over here this is the branch, this is the substituent, this is isobutane. बाकी हाइड्रोजन मैं नहीं जोड़ रहा टाइम की किल्लत की वजह से। आपका टाइम कीमती है, मेरा तो खैर इतना कीमती नहीं। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ये हैं। आप इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ लीजिएगा, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है पूरी करने के लिए। तो ये दोनों आइसोमर्स हैं इस फिनोमेना पे। इस वजह से भी कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद ज़्यादा होती है। रेट्स ऑफ रिएक्शन, ये स्लो रिएक्शंस देते हैं। इनके रिएक्शंस की रेट्स, रफ्तार, स्पीड कम होती है। आयोनिक कंपाउंड्स को जब पानी में हल किया जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइन, वो केटाइन और एनाइन में टूट जाते हैं, इसलिए वो फास्ट रिएक्शंस देते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स के रिएक्शंस स्लो होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, म्यूचुअल शेयरिंग से होता है, जल्दी से टूटता नहीं है। यानी दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस है। देखो ना, म्यूचुअल शेयरिंग में दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस, इसलिए वो जल्दी नहीं तोड़ते। सॉल्युबिलिटी का रूल है जी, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक सोल्यूट सॉल्व होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम ईथर ले लें, बेंजीन ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, क्लोरोफॉर्म ले लें, वगैरह वगैरह, उनमें ये डिजॉल्व होते हैं। इनऑर्गेनिक जो सोल्यूट्स हैं जैसे NaCl है, जैसे दूसरे, वो पानी में हल होते हैं जो कि एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। वैसे वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, फिर कभी बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिविंग सिस्टम्स के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, वगैरह वगैरह, ये टूट रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये लिविंग सिस्टम्स के अंदर। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। फूड, हमारी फूड जो होती है ना, वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। या तो हम प्लांट्स को खाते हैं या हम एनिमल्स को खाते हैं, यानी हम ओमनीवोर हैं। चूँकि ओमनीवोर उर्दू में हमाखोर कहते हैं, जो जानवरों को भी खा सकते हैं, गोश्त भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, यानी प्लांट मटेरियल भी और एनिमल मटेरियल भी। तो वो ज़ाहिर बात है, फूड वो क्या होती है, वो ऑर्गेनिक होती है।
हमारी मेडिसिन ऑर्गेनिक है, जैसे एंटीबायोटिक्स है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाती हैं, जैसे फंजाई से पेंसिलियम फंगस से पेंसिलिन बनाई जाती है, तो हमारी मेडिसिन भी ऑर्गेनिक in नेचर। क्लोथिंग, हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं वो सिल्क के हैं, वो कॉटन के हैं, कॉटन भी प्लांट से हासिल होती है, सिल्क भी सिल्क वर्म से रेशम के कीड़े से हासिल होती है। तो ये भी प्लास्टिक्स, ये जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं, इतने सारे प्लास्टिक हमारे घर में, ठीक है। इस वक्त मेरा मोबाइल प्लास्टिक है, ये जो मैंने स्टैंड लगाया प्लास्टिक है, ये जो मैंने माइक लगाया प्लास्टिक है, मेरे मार्कर्स प्लास्टिक हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी बेसिकली पॉलीमर्स हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक रबर, एक रबर होता है नेचुरल जो हमें रबर प्लांट से हासिल होता है, एक सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल रबर होता है। सिंथेटिक लफ्ज़ का मतलब आर्टिफिशियल, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेडिसिन पहले भी बात होगी। प्रिजर्वेटिव्स, वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनके अंदर डेड चीज़ों को प्रिजर्व किया जा सकता है, जैसे क्लोरोफार्म है, जैसे एथानॉल है, जैसे मैथानॉल है, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे, जिनके अंदर कोई डेड चीज़, जिनके अंदर चीज़ें डिकम्पोज ना हो, यानी बैक्टीरिया फंजाई चीज़ों को डिकम्पोज ना करें। पेंट्स जो होते हैं और वार्निशेस जो होते हैं, पेंट वो जो आमतौर पे दीवारों मींस दरवाज़ों पे किया जाता है, ठीक है, जो मुस्तकिल होता है, और वार्निश वो एक तरह का जो दीवारों पे किया जाता है, ठीक है जी। टेक्सटाइल फाइबर्स जो होते हैं, टेक्सटाइल फाइबर जहाँ पे कपड़ा बनता है वहाँ पे जो धागा इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र्स, खादें जो होती हैं, जैसे डीएपी हमारे पास है, डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी मींस डाई अमोनियम फास्फेट है, हमारे पास यूरिया CONH2 ट्वाइस, ये यूरिया है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद बच्चों पेस्टिसाइड्स, पेस्ट एनीथिंग विच इज़ हार्मफुल टू कल्टिवेटेड क्रॉप्स। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं वो पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। तो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक ही होते हैं। डिटर्जेंट्स, ये जो वॉशिंग और क्लीनिंग और क्लिनजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे टॉयलेट सोप है, किचन सोप है, लॉन्ड्री सोप है, या फिर ये जो सर्फ वगैरह होते हैं। कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है, ये क्रीमें, पाउडर, ये सारी चीज़ें ये कॉस्मेटिक्स में आती हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। डाइज, जैसे कपड़ों को कलर करना वो डाई होता है, बालों को डाई करना, ये जो रंग है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को हार्डली ओवर एम्फसाइज, यानी अब जितना भी इस पर जोर दे लें, जितना भी इसको बढ़ावा दे लें, जितनी बढ़ा चढ़ा के बयान कर लें, ये एक्स्ट्रा नहीं होगी, ये एक्सेस नहीं होगी, ये सच ही होगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से घिर चुके हैं, बुरी तरह घिर चुके हैं। हमारी ज़िंदगी इसके बिना नामुकम्मल है। मेडिसिन, क्लोथिंग, प्लास्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग, दिस इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 7 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वी विल ब्रिंग द नेक्स्ट लेक्चर फॉर यू ऑल। अल्लाह ने के बाद।